हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी कवर। फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे कि वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन क्या होती है। आखिर ये वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में क्या डिफरेंसेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वैक्सीन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है। तो वैक्सीन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है, बहुत सारी ऐसी डिजीज जो कि डेडली होती हैं, वो जो कि इन्वायरमेंट में फैल गई होती हैं, उन्हें हमें रोकने के लिए मेडिसिन के अलावा किसी एक लॉन्ग टर्म या पूरी लॉन्ग टर्म के लिए हमें एक वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है या किसी केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम पहले से ही अपने शरीर में ले लें, ताकि जैसे कि प्रिवेंटिव मेजर का काम करे। जैसे कि कोई भी अगर डेडली डिजीज इन्वायरमेंट में फैली है तो हम उस डिजीज को फैलने से पहले ही अपने शरीर में कोई केमिकल या मेडिसिन को ले लें, जिसकी वजह से वो बीमारी हमारे अंदर न फैले। इसलिए हमें वैक्सीन की ज़रूरत पड़ी। तो हम वैक्सीनेशन को प्रोफाइलॉक्सिस के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज प्रोफाइलॉक्सिस का मतलब ही होता है प्रिवेंटिव मेजर। किसी भी बीमारी को फैलने से, शरीर में फैलने से पहले ही उस मेडिसिन को अगर आप ले रहे हैं तो वो बीमारी आपके अंदर नहीं फैलेगी। दिस इज नोन एज प्रोफाइलॉक्सिस। तो आखिर ये वैक्सीन जो है आखिर तैयार कैसे होती है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। आखिर वैक्सीन बनाई कैसे जाती है, तो आइए हम लोग समझते हैं। ये जो हम वैक्सीनेशन लिखे हैं और इम्यूनाइजेशन लिखे हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम जो अभी लेटेस्ट में जैसे चल रहा है कोरोना वायरस, उसी को हम लेके समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल के तौर पे हम इस कोरोना को ही, वायरस को ही ले रहे हैं। मान लीजिए ये कोई कोरोना वायरस है। ये उसकी स्पाइक प्रोटीन है। और ये इस पे मान लीजिए इसके जेनेटिक मटेरियल है। तो हमने देखा कि दिस इज दी कोरोना वायरस। इससे हम लोग समझेंगे कि आखिर वैक्सीन तैयार कैसे की जाती है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। दिस इज दी स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन। और ये हो गया उसका आउटर कवर। दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर ये वैक्सीन कैसे तैयार की जाती है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। हमने सबसे पहले देखा कि कोरोना ये जो वायरस है, उसके अंदर आखिर जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो हमने जब इसमें लैब में परीक्षण किया तो पता चला कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, यानी कि कोरोना वायरस के अंदर कोई डीएनए नहीं पाया जाता है। तो हम लोग देखे कि आरएनए पाया गया इसके अंदर। तो हमने क्या किया, आरएनए से तो हमारा काम चलेगा नहीं, तो हमने आरएनए को क्या किया, इसका रेप्लिकेशन करा दिया। रेप्लिकेशन करा दिया। रेप्लिकेशन हमने रेप्लिकेशन जब कराया तो आरएनए से हमें डीएनए मिल गया। जब भी किसी आरएनए का हमने रेप्लिकेशन कराना होता है तो डीएनए हमको मिलता है। रेप्लिकेशन आखिर किस एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, तो वो होता है डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज के प्रेजेंस में। तो फिर ये आरएनए से हमने डीएनए बना लिया। डीएनए से भी हमारा काम नहीं चलेगा, तो हमने इसका ट्रांसलेशन करा दिया। ट्रांसलेशन जब हमने ट्रांसलेशन कराया तो हमें प्रोटीन मिल गया। दिस इज, यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस प्रोटीन को हमने क्या किया, हमने जैसे तैयार करना है वैक्सीन, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन को लेंगे। मान लिया हमने इस कोरोना वायरस को ही लिया जो कि वीकेंड पैथोजन है। उसमें हमने क्या किया, उसके किसी भी बॉडी के पार्ट को, मान लिया हमने, मतलब कि हमने किसी भी इस कोरोना वायरस के किसी भी बॉडी पार्ट को, यानी हमने आरएनए को ले लिया या डीएनए को ले लिया या हमने प्रोटीन को। तो हम डीएनए तो ले नहीं सकते क्योंकि आरएनए ही इसमें पाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, आरएनए का रेप्लिकेशन करा के डीएनए बनाया, डीएनए से प्रोटीन, उस प्रोटीन को हमने ले लिया। दिस इज नोन एज एंटीजेनिक प्रोटीन। वो जो प्रोटीन हमने बनाया उसे हम बोल रहे हैं एंटीजेनिक प्रोटीन। ये एंटीजेनिक प्रोटीन को हम क्या करेंगे, बॉडी में इंट्रोड्यूस कराएंगे।
आखिर ये बॉडी में इंट्रोड्यूस होगा कैसे? तो इसके लिए बहुत सारी ऐसी प्रोसेस आती हैं। किसी भी एंटीजेनिक प्रोटीन को बॉडी में इंट्रोड्यूस कराने के लिए बहुत सारी मेथड है। उसमें से ये मेथड है एक माइक्रो इंजेक्शन। या तो आप डायरेक्ट बॉडी में इंजेक्ट करा दीजिए बाय द माइक्रो इंजेक्शंस के थ्रू, या तो डिसआर्म्ड पैथोजेंस बाय द वेक्टर्स, या तो बहुत सारी वेक्टर्स आती हैं उसके थ्रू आप बॉडी में इंजेक्ट करा सकते हैं। हमने क्या किया कि ये जो एंटीजेनिक प्रोटीन हमने बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दिया। फिर हमने देखा जब ये बॉडी में इंट्रोड्यूस हो गया तो इसका काम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना। तो ये जो एंटीजेनिक प्रोटीन है वो हमारी जब बॉडी में गया तो ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने लगा, और इसी का सबसे मेन रोल होता है किसी भी डेडली डिजीज या इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो ये एंटीबॉडी क्या करती है, किल या न्यूट्रलाइज दैट द पैथोजन। ये जो एंटीबॉडी होती है वो जो हमारे शरीर में किसी भी डेडली इन्फेक्शियस माइक्रोब्स का जो हमारे अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है या इन्फेक्शन किया उसको मारने में ये एंटीबॉडी का ही काम होता है। उसको या तो मार देगा या तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा और उस बीमारी से हमें बचाएगा। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा है कि जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है आखिर इस एंटीबॉडी का नेचर कैसा होता है। तो इस एंटीबॉडी का जो नेचर होता है हाईली प्रोटीनेशियस होता है। ये जो एंटीबॉडी होती है ये हाईली प्रोटीनेशियस होती है, यानी कि प्रोटीन नेचर। इस प्रकार जब वैक्सीन पूरी हमने मेथड आपको बता दिया कि वैक्सीन कैसे तैयार की जाती है, तो वैक्सीन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मेथड से या उस प्रोसेस के बदौलत हम लार्ज स्केल पे वैक्सीन को तैयार करते हैं और लार्ज स्केल पे हम अपने कम्युनिटी में उसको लगवाते हैं। इस प्रकार से हमने बता दिया आपको वैक्सीन कैसे बनाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि वैक्सीन का नेचर कैसा होता है। तो वैक्सीन जो होती है वो आपका मेमोरी बेस्ड सेल्स की तरह काम करता है। कि मेमोरी बेस्ड सेल का मतलब हो गया कि ये दो प्रकार की सेल का फॉर्मेशन करती हैं। पहला हो गया आपका टी सेल एंड दूसरा हो गया बी सेल। मतलब टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स ये क्या करती हैं, बहुत सारी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। वो एंटीबॉडी आगे चल के जो भी हमारे शरीर में इन्फेक्शन होने वाला हो या इन्फेक्शन हो गया हो कोई भी डेडली माइक्रोब्स के थ्रू, तो वो उनके स्प्रेड को लार्ज स्केल पे उसके रोक देती है। कि यानी कि उस स्प्रेड को यानी कि उस इन्फेक्शियस डिजीज को और ज़्यादा फैलने से उसे रोक देती है। इस प्रकार से बी सेल और टी सेल का काम होता है। अब कितने प्रकार की होती है, तो वैक्सीन आप लोग देखेंगे एक तो एक्टिव वैक्सीन होती है और दूसरा पैसिव वैक्सीन होती है। तो आखिर ये एक्टिव वैक्सीन क्या होती है और पैसिव वैक्सीन क्या होती है, तो आइए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई भी डेडली डिजीज हमारे अंदर इन्फेक्शन हो गया, किसी भी माइक्रोब्स का या वायरस हो या बैक्टीरिया हो उसका इन्फेक्शन हो गया हमारे शरीर में। तो हमारी बॉडी अगर उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए अगर एंटीबॉडी नहीं बना पा रही है तो ये तो जाहिर सी बात हो गया कि हमको बाहर से या मार्केट से हमको बनी बनाई प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी लेना पड़ेगा। तो उस प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी अगर हम बाहर से ले रहे हैं तो दिस इज नोन एज दी पैसिव वैक्सीन। मतलब कि वो हमारी बॉडी उस एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं कर रही है, हमने वो बना बनाया एंटीबॉडी हम मार्केट से खरीद लाए और हमने ले लिया, इंजेक्ट करवा लिया अपने बॉडी में। तो दिस इज पैसिव वैक्सीन। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल है, मान लीजिए कि कोई भी जहरीला सांप अगर हमें काट लिया तो इतना हमारे बॉडी के पास इतनी फास्ट वो रिकवरी नहीं है कि वो एंटीबॉडी का उतना जल्दी फॉर्मेशन कर ले। इसलिए हमें एंटी वैक्सीन जो भी होता हो उसको हम लेते हैं मार्केट के थ्रू। तो मतलब वो भी हमारी बॉडी नहीं बना पा रही, हम मार्केट से उस बनी बनाई प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी को ले रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हम लोग हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा अगर हम बाहर से ले रहे हैं तो वो हो गया पैसिव वैक्सीन। अगर हमारी कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हमारे शरीर में हो गया हो और उसे हमारी शरीर में जो सेल है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करके अगर उस इन्फेक्शियस डिजीज को मार रही है या रोक रही है तो दिस इज नोन एज दी एक्टिव वैक्सीन। इस प्रकार से हमने आपको वैक्सीन के बारे में कंप्लीट आपको बता दिया। आइए अब हम लोग इसको एक एक करके लिखते हैं या समझते हैं। तो आइए अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहला पॉइंट, वैक्सीन
vaccination is also known as prophylaxis. वैक्सीन को हम प्रोफाइलॉक्सिस के नाम से भी जानते हैं। प्रोफाइलॉक्सिस का मतलब क्या होता है? दिस इज प्रिवेंटिव मेजर। मतलब कि प्रोफाइलॉक्सिस या वैक्सीन का मतलब होता है प्रोफाइलॉक्सिस प्रिवेंटिव मेजर, यानी कि उस इन्फेक्शियस डिजीज से बचने के लिए पहले से ही हमने प्रिवेंटिव मेजर ले लिया। वैक्सीन, दिस इज मेमोरी बेस्ड केमिकल कंपाउंड। ये जो वैक्सीन है ये मेमोरी बेस्ड, यानी कि जब हमारे बॉडी में वैक्सीन का इंजेक्शन लग गया रहता है तो हमारी उस वैक्सीन की मेमोरी इतनी फास्ट होती है कि कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज कि हमने जिस इन्फेक्शियस डिजीज का वैक्सीन लिया, अगर वो डिजीज कॉजिंग एजेंट हमारे शरीर में इंजेक्ट कर रही है या आ रही है तो इतनी फास्ट वो इसकी मेमोरी होती है कि तुरंत पहचान के उसको किल या प्रिवेंट कर देगी। दूसरा पॉइंट है वैक्सीन का, और जो हमने साइकिल था कैसे बनाई जाती वो हमने आपको पहले ही समझा दिया था। अब हम लोग देखेंगे कि वैक्सीन हैव 2 टाइप ऑफ सेल। पहला हो गया बी सेल और दूसरा हो गया टी सेल। इस बी सेल को हम बोल सकते हैं बी लिम्फोसाइट और टी सेल को हम बोल सकते हैं टी लिम्फोसाइट। ये क्या करती हैं? ये दोनों बी सेल हो या टी सेल हो, ये मेनली टी सेल का एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कराती हैं। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। ये जो बी सेल है इस एंटीबॉडी को फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ये बी सेल जो है वो एंटीबॉडी नहीं बनाती है, बल्कि जो टी सेल है टी लिम्फोसाइट वो एंटीबॉडी बनाती है। तो ये बी सेल क्या करती है? उसका एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करती है, एंटीबॉडी बनाने में। अब ये एंटीबॉडी का तो हमने काम आपको बता ही दिया, टू किल या न्यूट्रलाइज द इन्फेक्शियस पैथोजन। ये एंटीबॉडी जो होती है वही उस इन्फेक्शियस पैथोजन का या तो किल करेगी या तो न्यूट्रलाइज उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देगी। इस प्रकार से हमने वैक्सीन के बारे में आपको जनरली जो फीचर है वो और वैक्सीन कैसे बनाई जाती है वो आपको हमने डिटेल में समझा दिया। अब कुछ एग्जाम्पल, तो इसमें एग्जाम्पल हम देखेंगे। पहला एग्जाम्पल पैसिव वैक्सीन। पैसिव वैक्सीन क्या होती है? मान लीजिए हमको कोई भी डेडली इन्फेक्शियस डिजीज हो गया, डेडली इन्फेक्शियस डिजीज हो गया, तो हमारी बॉडी उतनी फास्ट एंटीबॉडी नहीं बना पाती है, तो हम क्या करेंगे? बाई मार्केट हमने एंटीबॉडी बाई मार्केट प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी खरीद के लाया और अपने बॉडी में उसको इंजेक्ट करवा दिया, इंजेक्टेड। तो ये जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी है वो इस इन्फेक्शियस डिजीज से लड़ेगी और उस इफेक्ट को कम कर देगी या उसके
जो भी इन्फेक्शन जो भी एजेंट होगा उसको मारेगी। दिस इज नोन एज द पैसिव वैक्सीन। ठीक ऐसे ही मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल होता है एक्टिव वैक्सीन। एक्टिव वैक्सीन, तो एक्टिव वैक्सीन जो होती है, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो रही है तो वो हमारे शरीर में ही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है बाय किलिंग। वो क्या करती है, उस इन्फेक्शियस डिजीज को जो भी एजेंट होता है उसको मारती है। अगर हमारी बॉडी उस एंटीबॉडी को बना रही है तो उसे हम बोलेंगे एक्टिव वैक्सीन। अगर हम मार्केट से ले रहे हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे पैसिव वैक्सीन। इस प्रकार से हमने आपको वैक्सीन के बारे में एक एक चीज़ क्लियर कर। हम लोग समझेंगे कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड में क्या डिफरेंसेस हैं। वैसे तो कोवैक्सीन जो है और कोविशील्ड है, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो कई लोग ऐसा समझ रहे हैं कि हमें कोवैक्सीन लगवाना चाहिए या कोविशील्ड लगवाना चाहिए। आप कोई भी जो भी वैक्सीन आपके सेंटर पे अवेलेबल है आप उसको लगवाइए, दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। जैसे कि जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि कोविशील्ड जो है वो, जैसे हमने कोई भी किसी भी, चाहे आप कोवैक्सीन लीजिए, चाहे आप स्पुतनिक लीजिए या आप कोविशील्ड लीजिए, इन तीनों वैक्सीन में ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। डिफरेंस इन सब का है कि जो हम पहला डोज और दूसरा डोज जो ले रहे हैं उनके बीच का जो गैप है, यही इन तीनों में डिफरेंसेस को थोड़ा थोड़ा सा ला रहा है। क्योंकि ये अगर पहला डोज और दूसरे डोज के बीच में जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप गैप करेंगे ना, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। बिकॉज क्योंकि जैसे कि मान लीजिए हमने कोविशील्ड ले लिया, पहला डोज आज ले लिया, तो अगर हम 3 महीना बाद अगर हम सेकेंड डोज ले रहे हैं तो वो हमारे लिए क्यों फ़ायदा है, ऐसे फ़ायदा है कि हमने पहला डोज आज लिया तो वो जो वैक्सीन हमारे शरीर में अंदर गई, उनका काम ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, वो कोई जो इन्फेक्शियस डिजीज होगी, जैसे कि हमने कोरोना वायरस से बचने के लिए हमने कोवैक्सीन को हमने ले लिया, तो वो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी ताकि वो उस कोरोना जो वायरस है उससे लड़ सके और उसके इफ़ेक्ट को कम कर सके या उसको किल कर सके। तो आप जितना ज़्यादा उसको गैप देंगे, उस पीरियड में गैप देंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा आपको एंटीबॉडी फॉर्म्ड पहले से शरीर में रहेगी। तो इस प्रकार से जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये बताया गया था कि कोविशील्ड जो है वो कोवैक्सीन से लगभग 10 से 15% फास्ट वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर रही है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कोविशील्ड ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हम ऐसा नहीं करें कि कोवैक्सीन बेकार है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड में बस माइन्यूट सा डिफरेंस है, वही एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना। कोविशील्ड जो है वो लगभग कोवैक्सीन से 10 to 15% फास्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर रही है। इस प्रकार से हमने कोविशील्ड और कोवैक्सीन में देख लिया डिफरेंसेस को। कुछ खास डिफरेंस नहीं है, आपको बस ऐसे भ्रम क्रिएट नहीं करना है। अगर आपके सेंटर पे कोवैक्सीन अवेलेबल है तो आप कोवैक्सीन को लगवाइए, अगर कोविशील्ड अवेलेबल तो कोविशील्ड को लगवाइए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।